नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की, और वो है भारत में सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर का नाम निश्चित रूप से सबने सुना है, और जब भी कोई विश्व विजय की बात करता है या कोई चक्रवर्ती सम्राट एक बड़ी विजय की ओर बढ़ता है तो उसकी तुलना कहीं सिकंदर से की जाती है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, और इस आक्रमण का क्रम और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं। सिकंदर को अलेक्जेंडर कहा जाता है। बात करते हैं इनके जन्म से, और इनका जो जन्म हुआ वो मकदूनिया में हुआ, और मकदूनिया के जो शासक थे फिलिप सेकंड, इनके पिता थे। इनका जो आरंभिक रूप से नाम है वो अलेक्जेंडर है। भारत में नामकरण सिकंदर के रूप में काम में लिया जाता है। मकदूनिया में इनका जन्म हुआ, और यदि हम ये कहें कि मकदूनिया में जो इनका जन्म है वो इनका यूरोप में जन्म है। फिलिप सेकंड का शासन था, और फिलिप सेकंड चौथी शताब्दी के एक प्रमुख शासक स्वीकार किए जाते हैं। इनकी मृत्यु के बाद सिकंदर को शासन मिला, और सिकंदर ने विश्व विजय का एक अभियान शुरू किया। इस विश्व विजय के अभियान की शुरुआत उन्होंने अपने आसपास के क्षेत्रों से की, जहां पर उन्होंने मिस्र पर विजय प्राप्त कर ली, और मिस्र में एक प्रसिद्ध नगर सिकंदरिया बसाया इन्होंने, अलेक्जेंड्रिया बसाया इन्होंने, और उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे ईरानी साम्राज्य को समाप्त करते हुए भारत की ओर रुख किया। अगर हम उस समय की भारत की स्थिति को देखें तो सिकंदर का आक्रमण इस ओर से, सीरिया से भारत के इन क्षेत्रों की ओर हुआ। और इस समय यदि मैं कहूँ कि भारत के प्रमुख शासक कौन कौन से हैं, भारत के पश्चिमी क्षेत्रों के शासक कौन कौन से हैं, तो तक्षशिला का जो क्षेत्र है यहाँ पर एक शासक थे आम्भी। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला जहाँ पर है, यहाँ पर एक शासक थे शशिगुप्त, और लगभग सिंध के क्षेत्र में जो शासक थे उनका नाम था पोरस। पोरस की बड़ी प्रतिष्ठा मानी जाती है उस समय, और जब इनकी इतनी प्रतिष्ठा थी तो आम्भी और शशिगुप्त जो है वो इनसे नफरत करते थे, और कहा यह जाता है कि आम्भी और शशिगुप्त ने ही आमंत्रित किया सिकंदर को कि वह भारत पर आक्रमण करे और पोरस को पराजित करे। इस तरह की योजना, अर्थात कहीं ना कहीं राजाओं में आपसी विद्वेष की स्थिति थी। इसी ज्योग्राफिकल कंडीशंस को और ज़्यादा डिस्कस करते हुए हम बता दें आपको, इस समय मगध का एक बड़ा साम्राज्य भारत में अस्तित्व में था, और इस मगध के साम्राज्य में नंद वंश के शासक घनानंद सर्वोच्च स्थिति में थे। अब सिकंदर ने थल मार्ग से भारत की ओर प्रयाण किया, और जब यहाँ पहुँचे तो बहुत सारे क्षेत्र जो थे यहाँ पर छोटे छोटे गणराज्य, छोटे छोटे राज्यों में विभक्त दिखाई देते हैं। इनका स्वागत किया गया आम्भी के द्वारा और शशिगुप्त के द्वारा, और इन दोनों ने क्या किया, सिकंदर का समर्थन किया, और समर्थन करने के साथ ही सिकंदर की शक्ति में वृद्धि हो गई, क्योंकि इनको ये दोनों राज्यों की सेनाएं भी साथ मिल गई। ये एक तरीका हुआ करता था पॉलिटिक्स का, या यूँ कहिए कि राजनीति का एक ऐसा विषय है जहाँ पर आप क्या करते हैं कि पहले आप कुछ क्षेत्रों को अपने साथ मिला लेते हैं। इससे क्या फ़ायदा हुआ, एक तो आपको सेना मिल गई आम्भी और शशिगुप्त की, दूसरा क्या है कि आपको इन परिस्थितियों में विजय प्राप्त करने का आधार मिल गया। आपको पोरस की कमजोरियां पता लग जाएंगी, आपको ये पता लग जाएगा कि किस तरह का आक्रमण किन परिस्थितियों में उसे जीता जा सकता है। तो ये सारी की सारी बातें यहाँ से यूँ कहिए कि लीक हो गई, और इस वजह से सिकंदर भारी पड़े। आगे बातचीत करें तो सिकंदर के जो दो मुख्य सेनापति थे, एक तो थे सेल्यूकस निकेटर। इनको दायित्व दिया गया था थल मार्ग से या थल सेना का संचालन करने के लिए, और इसके अलावा एक जल सेना का संचालन नियार्कस को दिया गया।
ये जल सेना के संचालन के लिए सेनापति थे। तो ये मुख्य दो सेनापतियों के नेतृत्व में सिकंदर ने भारत के पश्चिमी क्षेत्रों को जीतना शुरू कर दिया। अब छोटे छोटे कई राज्य इनके रास्ते में आते चले गए और उन राज्यों पर विजय प्राप्त करते हुए इन्होंने पोरस पर आक्रमण कर दिया। पोरस पर इन्होंने जो आक्रमण किया वो आक्रमण झेलम नदी के तट पर एक युद्ध हुआ। 326 में सिकंदर का ये आक्रमण था। तो हाइडेस्पीस, झेलम, वितस्ता या कर्री के युद्ध के नाम से जाना जाता। पोरस को जिस युद्ध में इन्होंने पराजित किया उसे हाइडेस्पीस, क्योंकि झेलम को ही यूनान में हाइडेस्पीस के नाम से जानते हैं और वैदिक सभ्यता युग में झेलम का नाम वितस्ता है और कर्री, ये सब नाम हमें प्राप्त होते हैं। और इस युद्ध में पोरस को पराजित कर दिया गया। यूँ कहिए देश के गद्दारों की वजह से पोरस इस युद्ध में पराजित हो गए। परंतु पोरस बहुत स्वाभिमानी शासक के रूप में जाने जाते हैं और जब स्वाभिमानी शासक थे तो इनसे पूछा गया, एरियन का उल्लेख ये कहता है कि पोरस से ये पूछा गया कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो उन्होंने ये कहा कि ठीक वैसा ही जैसा एक शासक दूसरे शासक के साथ करता है। तो पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने जवाब दिया और इनकी वीरता से, इनके स्वाभिमान से प्रभावित होकर सिकंदर ने ये सारे क्षेत्र जो जीते थे वो लौटा दिए। पोरस को उसका साम्राज्य लगभग वापस दे दिया। तो ये पोरस की पराजय नहीं है, अपने आप में पोरस की एक विजय है, जहाँ पर उसने अपने स्वाभिमान और बहादुरी के दम पर अपने साम्राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। परंतु भारत में ये यूनानी आक्रमण जो हुआ इसके बहुत सारे संदर्भ हमें मिलने लगते हैं, जहाँ हम ये कहें कि कहीं ना कहीं बहुत सारा प्रभाव यूनानी आक्रमण का हमें देखने को मिल जाता है। चलिए वो डिस्कस करेंगे। 2-4 फैक्ट्स की बात और कर लेते हैं। एक तो ये कि ये जो सिकंदर का आक्रमण है इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो यूनानी वर्णन से ही मुख्य रूप से आपको ये सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। और इनके साथ 3 ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना यात्रा वर्णन लिखा, नियार्कस, अरिस्टोब्यूलस और ओनेसिक्रीड्स। इन तीनों का नाम अपने को ध्यान रखना है कि इनके यात्रा वर्णन से ही हमें इस यूनानी आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। तो सिकंदर एक योद्धा के रूप में आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं, परंतु भारतीय गणराज्यों और राज्यों ने इनका भरसक विरोध किया। और कुछ फैक्ट्स यहाँ पर हम देखें तो अगाला सोई एक राज्य था उस समय, और इस अगाला सोई राज्य के जो लोग थे उन्होंने अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया, अपने बीवी बच्चों को अग्नि को समर्पित कर दिया। और ये यहाँ से हमें प्रारंभिक जौहर का अनुमान प्राप्त होता है। जिस तरह से राजस्थान में मुख्य रूप से जौहर की परंपरा आप लोग देखते हैं। क्या होता है जौहर? हम ये देखते हैं कि जब भी ये लगभग तय लगता है कि कोई योद्धा जो है, कोई बड़ा आक्रमण हो गया है और हमारे योद्धा उनका सामना संभवतः पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे, पराजित हो जाएंगे, और यदि हम पराजित हो जाएंगे तो आक्रमणकारियों के पास ये अवसर होगा कि वो स्त्रियों के सतीत्व को नष्ट करें। और इसलिए ऐसी स्थिति में क्या किया जाता था, योद्धा जब युद्ध लड़ने के लिए जाते थे तो महिलाएं जो थी, राजपूत महिलाएं, अपने आप को अग्नि या जल को समर्पित कर दिया करती थी, अर्थात मृत्यु का वरण करती थी। और ये परंपरा जौहर की परंपरा कहलाती है। तो जौहर की परंपरा का एक आरंभिक उदाहरण यहाँ अगाला सोई क्षेत्र से हमें प्राप्त होता है, जहाँ सिकंदर के आक्रमण के समय स्त्रियों और बच्चों ने अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया था। इसके अलावा एक और तथ्य हमें प्राप्त होता है, एक अश्वक राज्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। हालांकि इसका नाम जो है वो असाकिनोई या असक किनोई प्राप्त होता है। इस अश्वक राज्य के अंदर एक और महत्वपूर्ण घटना देखने को मिलती है, जहां पुरुषों से संघर्ष करने के बाद सिकंदर को महिलाओं से संघर्ष करना पड़ा। इसकी राजधानी थी मस्सक। और इस क्षेत्र में क्या हुआ कि पुरुष जब पराजित हो गए, समाप्त हो गए, तो महिलाओं ने तलवारें उठा ली और उन्होंने सिकंदर का
सामना किया। और आपको बताएं कि इतनी वीरता से सामना किया महिलाओं ने कि सिकंदर इस युद्ध में घायल हो गए, और जब घायल हो गए तो उन्होंने इन स्त्रियों को मरवा दिया। और जब इस तरह का कृत्य सिकंदर ने किया तो कई रचनाकारों ने, प्लूटार्क जैसे रचनाकारों ने इनकी आलोचना की है, निंदा की है कि स्त्रियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया। ये कहा जाता है कि सिकंदर का जो अंतिम आक्रमण रहा वो पाटल राज्य पर रहा, और ये पाटल राज्य द्वैराज्य था, द्वैराज्य संकल्पना का राज्य था, अर्थात दो वंशानुगत शासक एक साथ शासन करते थे। तो कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिकंदर का अंतिम आक्रमण कहाँ हुआ, तो पाटल के क्षेत्र में हुआ, जो द्वैराज्य संकल्पना वाला राज्य था। तो ये सारे सिकंदर के आक्रमण हुए, और सिकंदर के आक्रमण के बाद, पोरस पर विजय के बाद, उन्होंने क्या किया, अपने नाम से नगरों की एक बड़ी सीरीज बनवाई, एक श्रृंखला बनवाई। तो कुछ नगर जो हमें ध्यान रखने होते हैं वो यहाँ पर आपको मुख्य रूप से नोटिस करने हैं। एक तो इन्होंने जगह जगह पर अलेक्जेंड्रिया या सिकंदरिया नगर बसाया। कहाँ कहाँ पर बसाया, तो एक तो काबुल कंधार के क्षेत्र में इन्होंने सिकंदरिया नगर बसाया, एक इन्होंने सिंध के क्षेत्र में सिकंदरिया नगर बसाया। ये यहाँ पर मैं आपको नाम अंकित कर देता हूँ, अलेक्जेंड्रिया या सिकंदरिया। इस तरह के नगर इन्होंने बहुत सारे बसाए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, काबुल कंधार के क्षेत्र में, सिंध के क्षेत्र में इसी तरह का एक नामकरण इन्होंने मिस्र में विजय प्राप्त करने के बाद सिकंदरिया या अलेक्जेंड्रिया नगर बसाया था। और वहाँ पर एक बहुत विशाल पुस्तकालय स्थापित किया गया था, बड़ा ज्ञान का भंडार था। और आपको यहाँ पर एक तथ्य और बता दें कि यही वो जगह थी, अलेक्जेंड्रिया जो मिस्र में था, वहीं पर इनकी अंत्येष्टि की गई। सिकंदर की अंतिम जो क्रिया बोलते हैं, अंत्येष्टि क्रिया, वो वहीं पर संपादित की गई थी। तो यहाँ पर सिंध और काबुल के क्षेत्र में अलेक्जेंड्रिया नाम के नगर बसाए इन्होंने। उसके अलावा इन्होंने जहाँ पोरस से युद्ध लड़ा था वहाँ निकैया नाम का नगर बसाया, झेलम के तट पर निकैया नाम का नगर बसाया। तो ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण फैक्ट होता है। और उसके अलावा इन्होंने एक बुकेफाल या बुकेउफाल नाम का नगर बसाया, और ये नगर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये भी वही झेलम के तट पर है, निकैया भी, ये भी दोनों झेलम के तट पर हैं। और बुकेउफाल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इनके घोड़े का नाम था। उस घोड़े की झेलम के युद्ध में या वितस्ता के युद्ध में मृत्यु हो गई थी, और उसकी स्मृति में जो नगर बसाया गया उसे बुकेउफाल नाम के नगर के रूप में जाना जाता है। तो सिकंदर भारत में इस तरह से बड़ी प्रभावी स्थिति में रहा, और 19 माह तक भारत में सिकंदर रहे। इस तरह की जानकारी मिलती है, मतलब 326 से लेकर 325 ईसा पूर्व के बीच में यहाँ पर रहे हैं, और इन्होंने भारत पर बहुत प्रभाव डाला। इस यूनानी आक्रमण का भारत पर बहुत सारा प्रभाव देखने को मिलता है। क्या प्रभाव देखने को मिलता है? तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से यहाँ हम बात को कंप्लीट करेंगे। एक तो महत्वपूर्ण ये रहा कि यूनानी आक्रमण के प्रभाव से कालांतर में भारत में गांधार कला का उदय हुआ। कनिष्क के समय में कालांतर में गांधार कला अस्तित्व में आई। दूसरा, भारत में ज्योतिष पर यूनानी प्रभाव मिल जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये तीसरा फैक्ट। यहाँ पर आपको बताएं, भारतीय इतिहास का तिथि निर्धारण हो गया। तिथि निर्धारण से मतलब क्या है कि भारत का इतिहास, अगर हम ये कहें कि जहाँ से बिल्कुल एक तिथिबद्ध संरचनाएं हमको देखने को मिलती हैं, वो यहीं से निर्धारित किया जाता है। इससे पहले का जो वैदिक काल है, उससे पहले का जो पाषाण काल आदि है, उन सब के बारे में हम निर्धारित तिथियां या निश्चित तिथियों की बात नहीं कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं संशय की स्थिति बनी रहती है। पर जब इस आक्रमण के बारे में तिथिबद्ध साहित्यिक रचनाएं की गई, तो वहीं से भारत में इतिहास की तिथि निर्धारण का क्रम तय हो गया। तो सिकंदर का आक्रमण इस दृष्टि से इतिहास में तिथिबद्धता की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बात करें, भारतीय साहित्य पर यवन प्रभाव देखने को मिलता है, जहाँ पर हमने यवनिका शब्द का इस्तेमाल किया। विदेशी आक्रमणों की वजह से महिलाओं ने यहाँ पर्दा प्रथा को अपना लिया भारत में, और उसे यवनिका कहा गया। पर्दे को क्या कहा गया? यवनिका कहा गया।
तो ये भी यहाँ का प्रयोग हो गया। यवन से बना हुआ शब्द था। इसके अलावा यवन प्रिया शब्द बड़ा फेमस हुआ, और यवन प्रिया क्या था, भारत से यूनान के क्षेत्र में जो काली मिर्च निर्यात की जाती थी उसे यवन प्रिया कहा जाता था। तो ये यवन प्रिया शब्द का इस्तेमाल भी आपको यहीं से देखने को मिलता है। इसके अलावा इन्होंने उलूक शैली के सिक्के चलाए थे, और ये उलूक शैली के सिक्कों का प्रभाव, यूनानी सिक्कों का प्रभाव भारत में भी देखने को मिल गया। तो ये बहुत सारे प्रभाव हैं जो हमें यूनानी आक्रमण के बाद देखने को मिलते हैं। और यदि हम प्लूटार्क की बात को स्वीकार करें तो प्लूटार्क कहते हैं कि भारत में बड़े नगरों का विकास नहीं हो पाता यदि सिकंदर का आक्रमण नहीं होता। तो सिकंदर का आक्रमण हुआ और भारत में बड़े नगरों का विकास हुआ, इस तरह का मत व्यक्त किया है प्लूटार्क ने। तो ये सारे के सारे विषय हैं जो यूनानी आक्रमण के प्रभाव को दर्शाते हैं। और कई बार एग्जाम में हमसे इस तरह से डिटेल किया जाता है कि आप बताइए कौन कौन से प्रभाव पड़े यूनानी आक्रमण के। तो ये सारी की सारी लिस्टिंग आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं सिकंदर के इस आक्रमण से कि सिकंदर भारत को जीतकर आगे बढ़ जाना चाहता था, भारत के आंतरिक भागों में जाना चाहता था, और झेलम के युद्ध के बाद और शक्तिशाली हो गए थे क्योंकि पोरस भी कहीं ना कहीं अब सहयोग करने की स्थिति में थे, परंतु इनकी सेना ने आगे लड़ने से मना कर दिया। आपको ध्यान रखना है कि इनका जो अंतिम क्षेत्र जहाँ तक इन्होंने अपना प्रयाण किया पंजाब के क्षेत्र में, वो व्यास नदी तक किया। ये प्रश्न हमसे बहुत पूछा जाता है कि किस नदी तक आने के बाद सिकंदर की सेना लौट गई। तो व्यास नदी तक आने के बाद सिकंदर की सेना ने युद्ध लड़ने से मना कर दिया, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से लगातार युद्ध लड़ते हुए ये लोग बहुत परेशान रहे और इस वजह से सेना लौट गई। और इस तरह से आपको बताएं, इसी थल मार्ग पर उत्तर वाली दिशा से यहाँ से होते हुए सिकंदर की वापसी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर एक और संदर्भ को मैं जिक्र कर लेता हूँ कि सिकंदर की थलीय सेना इस तरफ से गई है वापस, परंतु जो जल सेना है वो आप जानते हैं कि यहाँ से अरब सागर का क्षेत्र है ये, और अरब सागर की ओर से ये जल सेना लौटी है। और इस जल सेना का नेतृत्व किसने किया, तो नियारकस ने किया। हमने आपको बता दिया कि नियारकस जो थे वो इनके सहपाठी भी रहे हैं और सिकंदर के जल सेना के सेनापति थे। तो नियारकस के नेतृत्व में ये जल सेना जो है वो जल मार्ग से लौटी। तो ये भी आपको यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। सिकंदर ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाए और कहा जाता है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर से मुलाकात का संदर्भ चंद्रगुप्त मौर्य का भी मिलता है, जो हम अगली क्लास में बात करने वाले हैं। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई और इनकी जो मृत्यु हुई वो बेबीलोन क्षेत्र में हुई। जन्म कहाँ हुआ था, मकदूनिया में। मकदूनिया कहाँ पर है, यूरोप में। अब हम बात कर रहे हैं मृत्यु कहाँ हुई है, बेबीलोन में। और बेबीलोन कहाँ है, एशिया में। और इनकी जो अंत्येष्टि की गई वो अंत्येष्टि की गई अलेक्जेंड्रिया में। अलेक्जेंड्रिया जो मैंने आपको बताया कि मिस्र के अंदर एक नगर था जो सिकंदर ने ही बसाया था, और यहाँ पर इनकी अंत्येष्टि की गई, इसका मतलब अफ्रीका में। तो ये एक ऐसे पुरुष हो गए, एक ऐसे इतिहास पुरुष हो गए जिनका जन्म यूरोप में हुआ, इनकी मृत्यु एशिया में हुई और इनकी अंत्येष्टि अफ्रीका महाद्वीप में की गई। सिकंदर के बारे में एक दो तथ्यों की बात और भी कर लेते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, आप लोग जानते हैं कि सिकंदर के गुरु का नाम, सिकंदर के बारे में जब बात चलती है तो निश्चित रूप से इनके गुरु का जिक्र किए बिना हम बात को समाप्त नहीं कर सकते। तो हम लोग जानते हैं कि सिकंदर जो थे उनके गुरु का नाम था अरस्तु, और अरस्तु के बारे में हम लोग जानते हैं कि जीव विज्ञान का जनक, राजनीति विज्ञान का जनक हम किसको मानते हैं, अरस्तु को मानते। बहुत बड़े स्कॉलर थे, विद्वान थे। इनके गुरु का नाम था प्लेटो और प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात। तो काफ़ी बार एग्ज़ाम में हमसे ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा क्या है। तो सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु और अरस्तु के शिष्य थे सिकंदर या अलेक्जेंडर। ठीक है, तो ये सारे के सारे संदर्भ हमें सिकंदर के बारे में जानने हैं। और
कई बार प्रश्न बहुत टेस्ट से भी पूछ लिया जाता है। तो आपको एक चीज़ और स्पष्ट कर दें कि अगर आपसे ये कहा जाए कि इनका प्रतिकार या विरोध किसने किया, तो उनमें कुछ गणराज्यों के नाम भी आते हैं, और वो मालव और शूद्रक। मालव और शूद्रक, ये केवल हम एग्ज़ाम की साइड से केवल फैक्ट्स को देख रहे हैं। मालव और शूद्रक जो गणराज्य थे, इन्होंने बहुत विरोध किया था। और एक नाइसा या नीसा, इस तरह के छोटे से राज्य थे, इन्होंने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया था और ये कहा कि हम तो यूनानियों के ही वंशज हैं। ये प्रश्न भी पूछा गया किसी एग्ज़ाम में, तो मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ ताकि फैक्ट्स में आपको कहीं दिक्कत नहीं आए। तो नाइसा या नीसा जो राज्य था, वहाँ के लोगों ने समर्पण कर दिया इनके सामने और कह दिया कि हम तो यूनानियों के ही वंशज हैं, तो हम पर आक्रमण नहीं किया जाए। जबकि मालव और शूद्रक जो गणराज्य थे, इन्होंने बहुत प्रतिरोध किया, सिकंदर का सामना किया। हालांकि पराजित हुए लगभग सब लोग, परंतु फिर भी इन्होंने भारतीय प्रतिष्ठा को बचाने का भरसक प्रयास किया। तो सिकंदर का ये आक्रमण भारत में विदेशियों की केवल शुरुआत नहीं कह सकते, उससे पहले भी आक्रमण हो चुके थे ईरानी संदर्भ से, परंतु सिकंदर के आक्रमण ने भारत में जो राजाओं की स्थिति है उसको स्पष्ट कर दिया कि राजा आपस में तालमेल की स्थिति में नहीं है, एक दूसरे के विरोधी हैं, स्वार्थपरता है और इनका आपस में कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है। तो इससे सिकंदर को जिस तरह का मौका मिला, भारत में बहुत लंबे समय तक जो परतंत्रता का दौर रहा, उसकी आधारशिला यहीं पर रखी गई। अर्थात सिकंदर के बाद से ही ये बात तय होने लगी कि भारत में किसी एक साम्राज्य की स्थिति नहीं है, आपस में राज्यों का संगठन नहीं है, और जब संगठन नहीं है तो निश्चित रूप से विदेशी आक्रांता या आक्रमणकारी भारत में सफल हो गए। तो ये सारी की सारी स्थिति हमको यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रखनी है, और सिकंदर के आक्रमण से जो भी प्रश्न हमसे पूछा जाए, हमें वो सॉल्व कर लेना है, उस पर डिस्कशन कर लेना है। इसके प्रभाव को बहुत सारे एग्ज़ाम्स में डिस्कस किया जाता है, तो आप इसको मुख्य रूप से रिटन एग्ज़ाम की साइड से देख लेंगे। चलिए, बहुत सारा धन्यवाद। जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से।